हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 19 देखेंगे। कितना 19 देखने वाले हैं आज हम लोग। इससे पहले 1 से लेकर 18 तक प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने लगा लिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो भी नहीं देखे हैं रिवीजन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रिवीजन करने से ही आपका हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है दोस्तों। इसलिए रिवीजन आप लोग ज़रूर किया कीजिए, पूरा फुल सेट देखा कीजिए आप लोग, क्योंकि इससे बहुत आपको लाभ प्राप्त होगा। और ध्यान दीजिएगा, प्लेटफॉर्म का हम लोग सीरीज 1 देख रहे हैं, सीरीज 2 भी इसके बाद हम लोग करने वाले हैं, इसका ध्यान देंगे। तो इसके साथ साथ चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। प्रश्न को जाने से पहले एक अनुरोध है कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों सेट नंबर 19 का, वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना का नाम क्या है। देखिएगा, वित्तीय समावेशन एवं आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने वाली महत्वाकांक्षी योजना है एक, इसका नाम क्या है। तो एक का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, प्रधानमंत्री जनधन योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना इसका नाम है आपको। और इसके साथ साथ ये भी पॉइंट्स नोट करते चलेंगे कि जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। ये हुई थी आपको 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, कब? 28 अगस्त 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखेंगे। और सुकन्या समृद्धि योजना आपको 2015 में आई थी, ये इसको भी साथ में याद रखेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी आपको 2015 में भी आया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों 2 नंबर, सर्व शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग के लिए है। देखिएगा, सर्व शिक्षा अभियान जो है आपको कौन सी आयु वर्ग के लिए आपको सुनिश्चित किया गया है, मतलब किसके लिए है। तो 2 का आपको सही उत्तर डी हो जाएगा दोस्तों, 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के बच्चों के लिए है। ठीक है ना। और ये योजना कब आई थी, इसको भी साथ साथ याद रखेंगे, 2001 में आई थी। ये कब आई थी? 2001 में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कितनी आयु के बच्चों के लिए लागू किया गया है। तो 3 का सी हो जाएगा आपको दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के लिए ये लागू किया गया है। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो ये आया था, ये आपको 2009 में आया था। ध्यान इसको भी आपको रखना है, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि शिक्षा का अधिकार नियम कब आया था। तो 2009 में ये आपको 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर के, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 4 का आपको ये हो जाएगा जेनेवा। क्या हो जाएगा? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है आपको? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। साथ साथ आपको देश भी याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड याद रखेंगे, स्विट्जरलैंड में जेनेवा पड़ता है। ठीक है, न्यूयॉर्क अमेरिका, लंदन ब्रिटेन, पेरिस फ्रांस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को निम्नलिखित में से किस खोज का श्रेय दिया जाता है। देखिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि किस खोज का श्रेय दिया जाता है। तो 5 का सी हो जाएगा, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का खोज न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, इसे भी साथ में याद रखेंगे, न्यूटन। एक्स किरण का खोज के रोएंटजेन ने किया था। किसने किया था? के रोएंटजेन ने किया था, रोएंटजेन। ठीक है, याद रखेंगे कि रोंजेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 6 नंबर, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करती है कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। देखिएगा, संविधान का जो है ना, कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल आपको यह प्रावधान करता है कि जो राज्य का ग्राम पंचायत है उसके गठन के संबंध में उचित कदम उठाएगा। अनुच्छेद 40, 26, 39 या 68। तो 6 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 40। ये आपको ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक है, ग्राम पंचायत याद रखेंगे, अनुच्छेद 40। 7 नंबर प्रश्न है कि झूलन गोस्वामी जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, कौन सा खेल खेलती हैं। देखिएगा, झूलन गोस्वामी, ठीक है, जो अभी हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति का घोषणा किया, वह कौन से खेल से संबंधित हैं। तो 7 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी, क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला और पुरुष लिंग अनुपात क्या है। देखिएगा, महिला और पुरुष का लिंग अनुपात क्या पूछ रहा है, भारत का पूछ रहा है, टोटल पूरे भारत में आपको। तो 8 का दोस्तों डी हो जाएगा, 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, 943 आपको महिला का होता है, वो आपको प्रति 1000 पुरुष में आपको इसकी गणना की जाती है, लिंग अनुपात। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखेंगे। साथ साथ दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि अपने बिहार का भी जानते जाएंगे कि जो लिंग अनुपात है आपको बिहार का सबसे ज्यादा कौन से जिला में है। तो गोपालगंज में है। किस में है? देखिएगा, गोपालगंज। ठीक है, गोपालगंज में आपको सबसे ज्यादा है आपको लिंग अनुपात अपने बिहार में। ध्यान देंगे, बिहार से रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये आ सकता है। तो इसके यहाँ आपको जाकर के कितनी 1021 महिला प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, गोपालगंज का। सबसे कम पूछ देगा दोस्तों तो मुंगेर का हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है? मुंगेर का है, 876 महिलाएं,
876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 9 नंबर के, अकबर ने निम्नलिखित में से किस नगर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। देखिएगा अकबर ने कौन से नगर की स्थापना किया और उसके साथ साथ अपना राजधानी भी बनाया। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, फतेहपुर सीकरी। किसको? फतेहपुर सीकरी का स्थापना किया था। वहीं दोस्तों ये आगरा का याद रखेंगे, 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी ने इसका स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 10 नंबर की, प्राचीन काल में गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी। प्राचीन काल में पूछ रहा है कि गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक निम्नलिखित में से कौन थी। तो 10 का बी हो जाएगा प्रभावती। कौन थी? ये काफी अच्छे प्रश्न है, इसको ध्यान रखेंगे। प्रभावती थी, जो कि आपको प्राचीन काल में आपको गुप्त वाकाटक काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है। देखिएगा अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या है। 11 का ए हो जाएगा किस अधिकार से, ठीक है। अधिकार परीक्षा का अर्थ क्या होता है कि किस अधिकार से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 12 नंबर, एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। देखिएगा एक्साइज ड्यूटी जो लगाई जाती है तो 12 का सी हो जाएगा सही उत्तर कि वस्तुओं के उत्पादन पर लगाई जाती है एक्साइज ड्यूटी। 13 नंबर प्रश्न है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि संविधान का आधारभूत ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो 13 का सी हो जाएगा दोस्तों केशवानंद भारती बनाम, जो मामला था केशवानंद भारती मामला, इसी के रिगार्डिंग प्रतिपादित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 14 नंबर, केंद्रीय बैंक का कार्य करती है। देखिएगा केंद्रीय बैंक का कार्य कौन करती है। तो 14 का डी हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। केंद्रीय बैंक का कार्य कौन करती है, या बैंकों का बैंक अगर पूछ देता है क्वेश्चन तो ये भी आपको आरबीआई हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, साथ में याद रखेंगे आपको 1 अप्रैल 1935। कब है? 1 अप्रैल 1935, छोटे के साथ याद रखेंगे। और इसमें आरबीआई ने नोटों का निर्गमन कब से शुरू किया था, तो 1938 से। 1935 में स्थापना हुई थी और 1938 से आपको नोटों का निर्गमन करना शुरू कर दिया था। इसको भी ध्यान में, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 15 नंबर की, भारत के वर्तमान नीति आयोग का नया सीईओ कौन है। देखिएगा भारत के वर्तमान में नीति आयोग का नया सीईओ कौन है। तो 15 का सी हो जाएगा BBR सुब्रमण्यम। कौन है? BBR सुब्रमण्यम है आपको नीति आयोग का नया सीईओ, ठीक है, BBR सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 16 नंबर के, हाल ही में किस संगठन के द्वारा विकसित ट्रेनों के इंजनों पर डिवाइस लगाकर रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है, ठीक ना, कि रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन सिस्टम को विकसित किया गया है ट्रेनों के इंजन पर डिवाइस लगा करके विकसित है। तो किसने किया है? तो 16 का ए हो जाएगा इसरो, ठीक है। इसरो ने ये आपको विकसित किया है। और इसरो का वहीं फुल फॉर्म पूछ देगा दोस्तों, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, इसरो का स्थापना 1969 में हुआ था, यह भी याद रखेंगे साथ साथ। अगला प्रश्न है 17 नंबर की, द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। देखिएगा द चिपको मूवमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 17 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों शेखर पाठक। कौन है? शेखर पाठक। अगला प्रश्न है 18 नंबर की, संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है। देखिएगा संसदों के द्वारा पारित जो हुआ था आपको विधेयकों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर अनिवार्य क्यों है। तो 18 का आपको डी हो जाएगा सही उत्तर उपर्युक्त सभी। वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो कानून को लागू करने की जिम्मेदारी लेता है और वह राज्य की संप्रभुता का प्रतीक है। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है आपको 19 नंबर, ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार के द्वारा प्रभावित होती है क्या कहलाती है। ऐसी मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार के द्वारा प्रभावित होती है आपको, वो क्या कहलाती है। तो 19 का डी हो जाएगा आपको प्रतिबंधित मुद्रा। क्या हो जाएगा? प्रतिबंधित मुद्रा। अगला प्रश्न है आपको 20 नंबर की, बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है, ठीक है ना। बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है। तो 20 का ए हो जाएगा स्टॉक बाजार से, ठीक है, स्टॉक मार्केट से संबंधित है, ध्यान देंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 21 नंबर के, राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका चुनाव किस अनुच्छेद के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है। तो इसका आपको सही उत्तर हो जाएगा 21 का आपको दोस्तों ए हो जाएगा अनुच्छेद 243 का ZA, ठीक है, अनुच्छेद 243 का ZA क्या करता है कि राज्य चुनाव आयोग नगरपालिका चुनाव किस अनुच्छेद के तहत के अधीन संचालित व नियंत्रित करता है तथा उसका अधीक्षण करता है, अनुच्छेद 243 के ZA। 22 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था। तो कौन सी समिति है जो कि आपको आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर गठित किया गया था। तो 22 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों बोहरा समिति। क्या हो जाएगा? बोहरा समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 23 नंबर की, बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है। देखिएगा
यहाँ पर देखिए पूछ दिया आपको वही क्वेश्चन जो मैंने पहला प्रश्न में आपको बताया था। ठीक है कि बिहार का वह जिला कौन सा है जहां महिलाओं की संख्या पुरुष से अधिक है, तो 23 का दोस्तों सी हो जाएगा, यानी कि लिंगानुपात पूछ रहा है। ठीक ना, इनडायरेक्टली आपको लिंगानुपात पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा बिहार का जो लिंगानुपात कौन से जिले का सबसे ज्यादा है, तो गोपालगंज का है कितना दोस्तों, ऊपर भी मैंने बताया है 1021। ठीक है, 1021 महिला प्रति 1000 पुरुष पे। और सबसे कम पूछ देगा दोस्तों, तो यह कम वाला भी याद रखना आपको। ठीक है, मुंगेर क्या हो जाएगा, मुंगेर का है 876 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, सबसे कम आपको मुंगेर का है, सबसे ज्यादा आपको गोपालगंज का है। तो 23 नंबर प्रश्न आपको लिंगानुपात से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 24 नंबर की, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया। देखिएगा, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया, पुलकेशिन, कनिष्क, अशोक या कृष्णदेवराय। तो 24 का आपको सी हो जाएगा, ऑब्वियसली आपको अशोक का ही आपको था। ठीक ना, जो अपने जो अशोक स्तंभ को अपनाया गया, तो अशोक का ही, ये अशोक से ही लेकर के, इसी शासक से लेकर के आपको ये प्रतीक को अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 25 नंबर के, दीपावली घोषणा किसने और कब की। दीपावली जो घोषणा है किसने और कब की, तो 25 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। 1929 में लॉर्ड इरविन ने किया था। किसने किया था दीपावली घोषणा, किसने और कब, तो लॉर्ड इरविन ने 1929 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 26 नंबर के, प्राचीन पुस्तक इंडिका किसने लिखी थी। देखिएगा, इंडिका आपको पुस्तक जैसे ही आपको पूछता है तो आपको इसको में, तो 26 का आपको डी हो जाएगा, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। ठीक है, अगला प्रश्न है आपको 27 नंबर की, फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था। देखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में। ठीक है, फ्रांसीसी रिवोल्यूशन जो हुई थी आपको, फ्रांसीसी रिवोल्यूशन तो 1789 ईस्वी में हुई थी ये। और इसका नारा क्या था, तो देखिएगा आपको 27 का सही उत्तर हो जाएगा, बी हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इसका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका दोस्तों 28 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो 28 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सी ग्रीनलैंड। कौन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। 29 हो जाएगा आपको, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है। देखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के बारे में क्या असत्य है, तो 29 का देखिएगा 29 नंबर प्रश्न का देखिएगा ऑप्शन हो दोस्तों कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष, ये तो आपका सही है, असत्य आपको इसमें से छांटना है। कार्यकाल 8 वर्ष, यही आपका गलत है क्योंकि कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, यही आपका सही हो जाएगा। त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ये भी आपको सही है कि उपराष्ट्रपति को देता है। महाभियोग से हटाया जा सकता है, बिल्कुल है, महाभियोग से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को। तो अगला प्रश्न है आपका 30 नंबर के, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। देखिएगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो 30 का ए हो जाएगा, सी राजगोपालाचारी। भारतीय पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक ना, ठीक है, भारतीय, अगर भारतीय ना लगा रहता तो लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता, लेकिन भारतीय पूछ रहा है तो सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर के, दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दिलवारा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो 31 का सी हो जाएगा, चालुक्यों ने करवाया था। किसने, चालुक्यों ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 32 नंबर के, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से शपथ कौन दिलाता है। देखिएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो 32 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। कौन दिलवाते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था। देखिएगा, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था, तो 33 का सी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। किसने, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 नंबर की, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। देखिएगा, नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बनाए गए हैं, तो 34 का बी हो जाएगा दोस्तों कि प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। पेरियार परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो पेरियार आपको केरल में स्थित है। 35 का डी हो जाएगा आपको, पेरियार केरल में स्थित है। 36 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बटरफ्लाई शब्द संबंधित है। देखिएगा, बटरफ्लाई जो शब्द है ना, ये किससे संबंधित है, तो 36 का आपको सी हो जाएगा, तैराकी से संबंधित है। किससे है, बटरफ्लाई शब्द तैराकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो क्या मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 37 का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष। ठीक है, और वहीं आपको भारतीय नौसेना पूछ देगा दोस्तों, तो ये आपको 4 दिसंबर को मनाया जाता है। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा यह भी कि भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय थल सेना दिवस आपको 15 जनवरी को मनाया जाता है। साथ साथ इसे भी याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपको एग्जाम के रिगार्डिंग। ठीक है, 15 जनवरी है ये। और पृथ्वी दिवस आपको मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, वहीं आपको बिहार दिवस आपको 22 मार्च को मनाया जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है, 22 मार्च को आपको
अपना बिहार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों 38 नंबर के, शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे। देखिएगा शिवाजी जो है ना ये किससे आपको सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित थे, तो 38 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों जीजाबाई से। किससे थे? जीजाबाई आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित थे शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, और मराठा वंश का संस्थापक भी आपको यही शिवाजी थे। साथ साथ इसे भी याद रखिएगा कि मराठा वंश का संस्थापक कौन थे? शिवाजी। पूरा पाषाण काल 39 नंबर प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, क्या थे? शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। तो 39 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा शिकार करना। ठीक है, वे लोग शिकार करने को वो लोग मनोरंजन का साधन मानते थे पूरा पाषाण काल में। ठीक है, तो साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि पूरा पाषाण काल में आपको किस चीज आग का आविष्कार हुआ था। किसका? आग का। इन्होंने आविष्कार कब किया था? पूरा पाषाण काल में। और बाकी और भी अदरवाइज बहुत सारे जो पूछता है पहिया का आविष्कार और भी अदरवाइज कुछ का आविष्कार, तो आपको वो नवपाषाण काल में हुआ था। आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 40 नंबर के, हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिएगा राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है हाल ही में आपको प्रेजेंट टाइम में। तो 40 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों ए बी के प्रसाद। क्या? ए बी के प्रसाद। ध्यान रखेंगे, आपको ध्यान रखेंगे ABCD के आपको हिसाब से आपको याद कर लेना है। ट्रिक मतलब याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ याद करने के लिए कि हाल ही में राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो A.B.K. प्रसाद। ठीक है, A.B.K. प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 41 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। देखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन में आपको शामिल नहीं था के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन इनमें से? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। तो 41 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर आपको भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे। अदरवाइज आपको ये तीनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर के, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो 42 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा दोस्तों बहलोल लोधी। ठीक है, लोधी वंश का संस्थापक बकलोल लोधी। बकलोल इस तरह से आप लोग याद रखेंगे तो आप लोग याद रहेगा कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बकलोल लोधी, यानी कि बहलोल लोधी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 43 नंबर की, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 43 का आपको ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पशु चिकित्सा आपको संस्थान उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न हो जाएगा 44 नंबर की, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। देखिएगा तमिलनाडु के दिनों में जो जाड़े के दिन में जो वर्षा होती है ना वो क्यों होती है। तो उत्तर पश्चिम मानसून से, या बंगाल की खाड़ी से उठे तूफान से, या उत्तर पूर्व मानसून से, या उत्तर एशिया मानसून से। तो 44 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी दोस्तों, उत्तर पूर्व मानसून से। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से होता है तमिलनाडु में जाड़ों के दिनों में वर्षा होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से। ठीक है, ये जैसे आपको डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो ये आपको क्या होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है। ये आपको पूरब हो गया, आपको इधर हो गया पश्चिम। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर और पूर्वी। ठीक है, ये वाली कि इस डायरेक्शन में, तो उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 45 नंबर की, मीनामक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। देखिएगा मीनामक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। तो 45 का ये हो जाएगा तमिलनाडु में है। कहाँ स्थित है ये? मीनामक्कम ऐसे तमिलनाडु में, ये चेन्नई भी देता है लेकिन तमिलनाडु में ठीक रहेगा आपका, सही है। ठीक है, मीनामक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हर्षवर्धन की आत्मकथा। हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी। फिरदौसी, बाण भट्ट, वराहमिहिर, या इनमें से कोई नहीं। तो 46 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, बाण भट्ट ने लिखा। हर्षवर्धन की आत्मकथा बाण भट्ट ने लिखा। अगला प्रश्न है 47 नंबर के, अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम्ब ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में दिया गया था। देखिएगा आपको 47 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपका एग्जाम के रिगार्डिंग। तो 47 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, डेजी रॉकवेल। किसने क्या था ये अनुवाद किसने क्या था? डेजी रॉकवेल। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं प्रश्न कि अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार जो है आपको ये चयनित होने वाला आपको पहला हिंदी उपन्यास रेत समाधि का टॉम ऑफ सैंड। ठीक है, रेत समाधि का टॉम ऑफ सैंड के रूप में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था, जिसे मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार 2022 का आपको दिया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा। 48 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था। देखिएगा हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था। तो 48 का आपको डी हो जाएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। किसने? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर, किस राज्य ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल का उद्घाटन किया था। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI स्कूल का उद्घाटन किया। तो 49 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, केरल ने किया। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये भी कि भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल का उद्घाटन किस राज्य ने किया। तो केरल ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है।
कि तो 50 का आपको डी हो जाएगा असम को, ठीक है, असम को जाना जाता है। क्या है क्वेश्चन, प्रश्न एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ कि भारतीय राज्य को कौन सा है जिसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण आपको लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि, नीली पहाड़ियों की भूमि और लाल नदी की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है, तो असम को जाना जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको एक्स किरण में समाविष्ट है, क्या समाविष्ट है, तो 51 का आपको डी हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ठीक है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण समाविष्ट है एक्स किरण में। एक्स किरण का खोज किसने किया था, के रोएंटजेन ने किया था दोस्तों, याद रखेंगे के रोएंटजेन, ठीक है, के रोएंटजेन ने क्या था आविष्कार एक्स किरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको दोस्तों 52 नंबर की सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है क्या। देखिए सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो 52 का आपको डी हो जाएगा अपघटन अभिक्रिया है। ये क्या है, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं इसको। 53 नंबर प्रश्न है कि वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, कौन सा वह भारतीय वैज्ञानिक है, तो 53 का ए हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन, ठीक है। इन्हें कब भौतिक में आपको नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो 1930 में दिया गया था, ध्यान रखेंगे, इनका डेट भी याद रखेंगे। रमन इफेक्ट के लिए, रमन प्रभाव के लिए ध्यान रखेंगे। 54 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास लेने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को अगर पीठ पर चोट लग जाए तो कृत्रिम सांस लेने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो 54 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपको शैफर विधि। इस विधि को क्या कहते हैं, शैफर विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 55 नंबर की मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्मजीव के कारण होता है। देखिएगा मवेशी में जो आपको मुंह फट रोग होता है ना, जो मुंह फटना, वो आपको कौन से सूक्ष्मजीव के कारण होता है, तो 55 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, विषाणु यानी कि वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं। देखिएगा कौन से जीव के 3 हृदय होते हैं, बौर, कोआला, स्क्विड या व्हेल। तो देखिएगा आपको इसमें आपको स्क्विड हो जाएगा आपको सही उत्तर कि 56 का सी हो जाएगा। स्क्विड जो होते हैं ये आपको व्हेल और शार्क की तरह ही आपको ये काफ़ी विशाल जीव होता है ये स्क्विड, और इसके ब्लड का रंग जो होता है आपको ब्लू होता है। कैसा होता है, ब्लू होता है यानी कि नीला स्क्विड। तो इसमें से आपको 3 हृदय वाले होते हैं, स्क्विड हैं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 57 नंबर की यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो यह कैसा दिखेगा। देखिएगा अगर यदि हम लाल फूल को हरे शीशे से अगर देखते हैं तो ये किस कलर का हमको मतलब प्रतीत होगा, किस कलर का दिखेगा, तो 57 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, काला दिखेगा, ठीक है, ऑब्वियसली काला दिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा वो 58 नंबर की यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा। यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा आपको, यात्रियों के आराम में कमी, ईंधन की अधिक खपत, टायर अधिक घिसेगा या गाड़ी को चलाने में असुविधा होगी। तो 58 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसमें से बी हो जाएगा आपको 58 का सही उत्तर कि ईंधन की अधिक खपत होगी। देखिएगा ध्यान देंगे आप लोग भी कि अगर आपको बाइक चला रहे हैं तो आपके बाइक के अगर टायर में अगर हवा कम है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, आपको ईंधन की ज़्यादा खपत होगी, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। ईंधन की खपत ज़्यादा ना हो, ज़्यादा पेट्रोल खर्च ना हो, तो ज़्यादा पेट्रोल खर्च ना करने के लिए पैसा ज़्यादा खर्च ना हो, तो आप लोग हवा सही से रखेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे। थोड़ा सा मजाक भी जरूरी है दोस्तों बीच बीच में। चलते हैं दोस्तों 58 के बाद 59 नंबर प्रश्न की ओर कि वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है। देखिएगा वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है, तो 59 का आपको सही उत्तर हो जाएगा सी, वायु का ताप एवं आर्द्रता दोनों, ठीक है। वातानुकूलन में पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है तो वायु का ताप और आर्द्रता दोनों हो जाएगा आपको। 60 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है, यानी कि जो सूर्य का जो ऊर्जा हम लोग को मिलता है उसका जो स्रोत है वो कौन सी प्रक्रिया में निहित है, फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन, नाभिकीय विकिरण, नाभिकीय संलयन या तापायनी उत्सर्जन। तो 60 का आपको दोस्तों सी हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ठीक है। जो सूर्य का ऊर्जा जो होता है ना वो आपको नाभिकीय संलयन में होता है, उस प्रक्रिया आपको वही निहित इसमें। 61 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। देखिएगा सफेद प्रकाश को, ठीक है ना, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो 61 का डी हो जाएगा प्रिज्म में से, ठीक है। ये इस तरह का आपको जैसे प्रिज्म है, यहाँ से आपको जो सूरज का प्रकाश आता है सफेद होता है, ये आपको 7 भाग में बढ़ जाता है, ठीक है, तो इस तरह विबजियोर जो कहलाता है, विबजियोर, ठीक है। तो ये आपको प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 62 नंबर निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान कीजिए। देखिएगा रेडॉक्स अभिक्रिया की पहचान करना है इनमें से, तो 62 का आपको बी हो जाएगा दोस्तों, MnO2 + 4HCl रिएक्टेड बाई MnCl2 + 2H2O + Cl2, ये आपको रेडॉक्स अभिक्रिया की का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 63 नंबर के विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा विद्युत चुंबक का जो प्रयोग किया जाता है कहाँ किया जाता है, तो 63 का आपको ए हो जाएगा दोस्तों, आह्वान घंटी यानी कि जो कॉलिंग बेल जो होता है आपको, जैसे
विद्युत चुंबक, जैसे आप लोग के घर में जैसे बेल लगा है, ठीक है, बेल जो लगा रहता है, जो आप बाहर से आप लोग ये स्विच ऑन करते हैं जैसे, तो घर में बजता है, वही कॉलिंग बेल हो गया आपको। तो इसमें ही आपको विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको टेलीफोन हो गया, ठीक है, टेलीफोन में भी आपको विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 64 नंबर की, पानी में अंशतः डूबी हुई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? क्यों प्रतीत होती है कि पानी में जो अंशतः आपको डूबी हुई छड़ी जो है कि मुड़ी हुई प्रतीत होती है, मुड़ा हुआ मालूम पड़ता है, तो 64 का आपको बी हो जाएगा। ये अपवर्तन के कारण, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ये ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक एक डायोड क्या होता है, मतलब क्या करेगा? केवल एक ही दिशा में चालन करता है, दोनों दिशा में चालन करता है, बिल्कुल भी चालन नहीं करता है, या इसमें वोल्टेज प्रयुक्त करने से क्षतिग्रस्त हो जाता है? तो 65 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा, ये केवल एक दिशा में चलती है, ठीक है। एक डायोड जो है ना, केवल एक ही दिशा में आपको चलता है, चालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 66 नंबर की, कृत्रिम वर्षा करने के लिए बादलों पर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आपको छिड़का जाता है, ठीक है, कौन सा यौगिक छिड़का जाता है? तो 66 का आपको सी हो जाएगा AgCl, ठीक है, आपको यानी कि Ag यानी कि सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, क्या हो जाएगा ये? सिल्वर आयोडाइड, इसको ध्यान रखेंगे, सिल्वर आयोडाइड, AgL सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 67 नंबर की, घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाली स्थान के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं, तो क्या हो जाएगा? 67 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, आपको डी हो जाएगा, चारे और पानी के लिए, ठीक है ना। जो घुमंतु पशुचारण में चरवाहे जो है आपको जो चराते हैं आपको पशु को, वे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चारे और पानी की तलाश के लिए, ठीक है, चारे और पानी के लिए निर्धारण मार्गों का भ्रमण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 68 नंबर की, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? देखिएगा आपको द्रव स्वर्ण किसे कहा जाता है, यानी कि लिक्विड गोल्ड किसको कहा जाता है? तो 68 का आपको डी हो जाएगा, पेट्रोलियम को द्रव स्वर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोमाइट का सूत्र क्या हो जाएगा? डोलोमाइट का सूत्र 69 का आपको बी हो जाएगा, CaMgCO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। डोलोमाइट का आपको सही सूत्र हो जाएगा आपको CaMgCO3 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? देखिएगा, ऊष्मीय इंजन नहीं है के बारे में पूछ रहा है, डीजल इंजन, भाप टरबाइन, गैस चालित इंजन या पवन चक्की। तो 70 का आपको देखिए डी हो जाएगा ना, ये आपको एक ऊष्मीय इंजन नहीं है, अदरवाइज आपको भाप टरबाइन हो गया, डीजल इंजन हो गया और गैस चालित इंजन, ये सब आपको ऊष्मीय इंजन है, लेकिन पवन चक्की नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक कठोर कौन सा है? इसमें से कौन सा आपको सबसे अधिक कठोर है? तो 71 का आपको बी हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील, ठीक है। हाई स्पीड स्टील जो होता है ना, ये आपको ये सबसे अधिक कठोर इसमें से है। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? देखिएगा, बिना संपर्क टाइप का है, कौन सा मापन पूछा जा रहा है कि कौन, मैंने कि बिना संपर्क किए वो माप सकता है, कौन सा? माइक्रोमीटर, दाब गेज, स्पीडोमीटर या पायरोमीटर? तो 72 का दोस्तों डी हो जाएगा, पायरोमीटर, ठीक है। इससे दूर की वस्तुओं का ताप मापा जाता है, जैसे कि सूर्य का जो ताप है ना, मापा जाता है इसी से, पायरोमीटर से, ठीक है। यानी कह रहा है ना कि बिना संपर्क किए टाइप का है कौन सा मापन? तो आपको पायरोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 73 नंबर, आपको निम्नलिखित में से कौन सी गैस में विरंजक यानी कि ब्लीचिंग का गुण है? देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस में विरंजन यानी कि ब्लीचिंग का आपको गुण है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन या हाइड्रोजन? तो 73 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा, आपको क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन में आपको विरंजन यानी कि ब्लीचिंग का गुण मौजूद है। 74 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम हो जाएगा, क्या होगा? यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो 74 का आपको डी हो जाएगा दोस्तों, उपर्युक्त सभी, ठीक है। मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, स्नेहक तेल का अधिक व्यय, और मशीन के जलने में आवाज होगी। क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी मशीन में अप्रमाणिक स्नेहक तेल का उपयोग किया जाए, अप्रमाणिक, ठीक है ना, मतलब कि प्रमाणिक वो ना हो, ठीक है, तो उस तरह का अगर हम उपयोग करेंगे तो मशीन घिस जाएगी, स्नेहक तेल का अधिक व्यय होगा, खर्च होगा, और मशीन के चलने में आवाज होगी। उपर्युक्त सभी आपको 73 का आपको 4 डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 75 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है कि बिना पानी भरे ही यदि किसी विद्युत केतली की बिजली चालू की जाए तो क्या होगा? क्या होगा? तो 75 का आपको दोस्तों बी हो जाएगा, आपको इसकी विद्युत कुंडली जो है ना जल जाएगी। क्या होगी? इसकी विद्युत कुंडली जल जाएगी। यदि अगर पानी भरे या बिना पानी अगर भरे हम यदि किसी विद्युत केतली को बिजली चालू कर दें अगर हम, तो क्या होगा? तो विद्युत कुंडली जो है ना कि जल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आज का विश्लेषण अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में एक शेयर कम से कम ज़रूर करें, तो और साथ साथ एक लाइक और प्यारा से कमेंट भी करते जाए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे आप लोग के लिए अच्छे अच्छे प्रकाशन का मैं वीडियो लेकर आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।